कभी एक ऐसे साम्राज्य के बारे में सोचिए जो इतना बड़ा था कि उसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक कर दिया, लेकिन फिर हजारों सालों के लिए उसे जैसे भुला ही दिया गया। आज हम शानदार मौर्य साम्राज्य की उसी खोई हुई कहानी के पन्ने पलटेंगे। एक ऐसी कहानी जो पत्थरों और पुरानी स्याही में कहीं छिपी हुई है। देखिए, जब सिकंदर महान ने भारत से अपने कदम पीछे खींचे तो उसने सिर्फ जमीन नहीं छोड़ी, बल्कि एक पावर वैक्यूम, एक खालीपन छोड़ दिया। और इतिहास हमें यही सिखाता है कि ऐसा खालीपन कभी देर तक खाली नहीं रहता। बस इसी मौके का फायदा उठाकर मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने भारत को राजनीति, कला और व्यापार में एक नई ही बुलंदी पर पहुंचा दिया। तो सवाल ये उठता है कि जिस साम्राज्य का वजूद हजारों साल पहले मिट गया, उसके इतिहास को हम आज दोबारा कैसे लिख पाते हैं? ये किसी हिस्टोरिकल जासूसी से कम नहीं है, जिसके सुराग हमें ढूंढ निकालने हैं। तो किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा। हमारा पहला चैप्टर है एक अप्रत्याशित साम्राज्य। आखिर ये इतनी तेजी से कैसे और क्यों उभरा? और मज़ेदार बात यह है कि इस कहानी पर भारत और ग्रीस दोनों के पुराने इतिहासकार लगभग एक मत हैं। वो दोनों इसी तरफ इशारा करते हैं कि सिकंदर के जाने से उत्तर पश्चिम में एक बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया था। ये खुले दरवाजे जैसा था, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य ने कदम रखा और अपने लिए एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और इस कहानी के दो मुख्य किरदार थे। एक तरफ युवा और महत्वाकांक्षी चंद्रगुप्त मौर्य, इस साम्राज्य के संस्थापक, और दूसरी तरफ थे उनके जीनियस रणनीतिकार और सलाहकार चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। वो दिमाग जिसने इस साम्राज्य की नींव रखी थी। तो अब जब स्टेज तैयार हो चुका है, तो चलिए सबूतों को खंगालते हैं। हमारी जांच का पहला पड़ाव है कागजों की निशानदेही, मतलब वो सुराग जो हमें पुराने ग्रंथों और लेखों में मिलते हैं। और यहीं से हमारी जासूसी का काम सच में दिलचस्प हो जाता है। देखिए, इतिहासकारों के पास अतीत को समझने के लिए दो मेन रास्ते होते हैं। पहला है लिटरेरी सोर्स, यानी साहित्यिक स्रोत, मतलब उस जमाने के ग्रंथ, नाटक और विदेशी यात्रियों के लिखे हुए विवरण। और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी पुरातात्विक स्रोत, मतलब जमीन के नीचे से मिले असली सबूत, जैसे सिक्के, मिट्टी के बर्तन और पत्थर के शिलालेख। चलिए एक एक करके इन दोनों रास्तों पर चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाते हैं। हमारे साहित्यिक रास्ते की पहली शाखा हमें सीधे भारतीय ग्रंथों की ओर ले जाती है। इसमें पुराणों जैसे धार्मिक ग्रंथ हैं, जातक कथाएं हैं जो बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं, और साथ ही ऐसे ग्रंथ भी हैं जो धर्म से नहीं बल्कि शासन और समाज से जुड़े हैं। ये सब मिलकर हमें उस जमाने की एक तस्वीर देते हैं। इन्हीं गैर धार्मिक ग्रंथों में सबसे मशहूर है चाणक्य का अर्थशास्त्र। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि गवर्नेंस का एक पूरा मैनुअल है। उनका ये कहना कि एक भरा हुआ खजाना राज्य की समृद्धि की गारंटी है, हमें उनकी प्रैक्टिकल सोच की सीधी झलक देता है कि एक मजबूत इकोनॉमी ही एक मजबूत साम्राज्य की असली नींव होती है। लेकिन हमें सिर्फ अंदर की कहानी पर ही निर्भर नहीं रहना है। हमारी जांच हमें भारत से बाहर ग्रीस और रोम तक ले जाती है। इन विदेशी लेखकों के विवरण बहुत कीमती हैं, क्योंकि वो हमें एक बाहरी नजरिया, एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव देते हैं। कभी कभी वो उन चीजों को भी नोटिस कर लेते हैं जिन्हें स्थानीय लेखक नजरअंदाज कर देते हैं। स्ट्रैबो, प्लूटार्क और जस्टिन जैसे लेखक हमारी पहेली में बहुत जरूरी टुकड़े जोड़ते हैं। वो चंद्रगुप्त के सत्ता में आने के ड्रामेटिक तरीके के बारे में लिखते हैं, सेल्यूकस के साथ उनकी वैवाहिक संधि का जिक्र करते हैं, और तो और चंद्रगुप्त और सिकंदर के बीच एक मुलाकात की बात भी बताते हैं। ये सारी बातें भारतीय स्रोतों की कही बातों को कन्फर्म करती हैं और हमारी समझ को और गहरा कर देती हैं। चलिए अब लिखित ग्रंथों से आगे बढ़ते हैं और उन ठोस असली सुरागों को देखते हैं जो जमीन की खुदाई से मिले हैं। अब हम आते हैं उन सबूतों पर जिन्हें हम छू सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने मौर्य काल की कई चीजें खोजी हैं। अशोक के शिलालेख जो राजा के सीधे संदेश हैं, सिक्के जो हमें उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं, खास तरह के काले पॉलिश वाले बर्तन जो उनकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का सबूत है, और हाँ, इमारतों के खंडहर जो हमें उनकी जिंदगी की एक झलक देते हैं। लेकिन इन सभी भौतिक सुरागों में से एक चीज सबसे अलग है, अशोक के शिलालेख। सोचकर देखिए, ये एक सम्राट की अपनी आवाज है जो 2000 साल बाद भी हमसे सीधे बात कर रही हैं। ये कोई मामूली लेख नहीं थे,
बल्कि पूरे साम्राज्य में पहाड़ों और खंभों पर उकेरे गए शाही फरमान थे। लेकिन यहाँ एक जबरदस्त मोड़ है। सदियों तक ये पत्थर के संदेश एक रहस्य बने रहे। वो सबके सामने थे, लेकिन कोई उन्हें पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि उनकी लिपि ब्राह्मी भुला दी गई थी। ये एक खोई हुई भाषा थी। फिर 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ब्रिटिश स्कॉलर ने आखिरकार इस कोड को तोड़ दिया, और अचानक पत्थर बोलने लगे, और भारतीय इतिहास का एक पूरा चैप्टर जो खो गया था फिर से जिंदा हो। चलिए अब एक बड़ी पहेली की ओर बढ़ते हैं। मौर्य परिवार की सामाजिक उत्पत्ति के बारे में अलग अलग स्रोतों में अलग अलग बातें कही गई हैं। ये एक क्लासिक केस है जहां सबकी अपनी अपनी कहानी है। जैसा कि हम देख सकते हैं, बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि वे एक क्षत्रिय यानी योद्धा वर्ग से थे, लेकिन ब्राह्मणवादी और यूनानी ग्रंथ कहते हैं कि उनकी शुरुआत बहुत साधारण थी, शायद शूद्र यानी सेवक वर्ग से। और फिर जूनागढ़ का शिलालेख उन्हें वैश्य यानी व्यापारी वर्ग का बताता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ऐतिहासिक सुराग अक्सर एक दूसरे से मेल नहीं खाते। तो इससे एक बात तो साफ है, इतिहास कभी भी सीधा और सरल नहीं होता। सच अक्सर अलग अलग सबूतों की व्याख्या पर निर्भर करता है। तो अब हमारे पास लिखित ग्रंथ हैं, विदेशी विवरण हैं, पत्थर के शिलालेख हैं और एक दूसरे से अलग अलग कहानियां हैं। एक इतिहासकार इन सब उलझे हुए धागों को लेकर एक सही कहानी कैसे बुनता है, यही है हमारा आखिरी चरण, फैसला। ये एक बहुत ही सावधानी से किया जाने वाला काम है, ठीक एक जासूस की तरह जो अपना केस बनाता है। पहला कदम, वो सभी लिखित सबूतों का विश्लेषण करते हैं। दूसरा कदम, वो भौतिक सबूतों की जांच करते हैं, सिक्के, बर्तन, खंडहर। तीसरा कदम, वो पत्थर पर लिखे संदेशों को पढ़ते हैं। और आखिरी और सबसे जरूरी कदम, वो हर चीज का मिलान करते हैं, ये देखते हुए कि कहाँ कहानियां मेल खाती हैं और कहाँ नहीं, ताकि अतीत की सबसे सटीक तस्वीर बनाई जा सके। आखिरकार ये हमें दिखाता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये चाणक्य के राजनीतिक ग्रंथों से लेकर एक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के एक साधारण बर्तन तक हर चीज से बनता है। इस पहेली का हर एक टुकड़ा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, मायने रखता है। और अंत में एक सवाल, इतनी खोज के बाद भी क्या इस महान साम्राज्य के और भी रहस्य जमीन के नीचे दबे हो सकते हैं, जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? सोचने वाली बात है।